नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शीघ्रता से तैयार हो जाइए, अपनी वीडियो क्लास शुरू होने जा रही है। आज की वीडियो क्लास बहुत स्पेशल है दोस्तों आपके लिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की काफी लंबे समय से मांग है कि सर आप राजस्थान का जीके कब से शुरू करोगे, क्या राजस्थान का जीके कब से पढ़ाना प्रारंभ करोगे। तो दोस्तों आज आपकी बात मान ली गई है और आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम दोस्तों। इतने समय बाद दोस्तों क्यों मैं राजस्थान जीके की क्लास डाल रहा हूं, इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उनमें दोस्तों भारत के भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या विश्व भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे विश्व भूगोल और भारत के भूगोल की क्लासें डालनी चाहिए। इसलिए मैंने दोस्तों सबसे पहले उन्हीं विषयों को चुना। अब उनके बारे में जो महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेज हैं वो मैंने डाल दी है। और अब दोस्तों जिस विषय पे मैं अध्ययन कराना प्रारंभ करूंगा वह है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास की भी बात करेंगे, राजस्थान की कला और संस्कृति की भी बात करेंगे दोस्तों। यानी राजस्थान का संपूर्ण जीके आपको पढ़ाया जाएगा अपने YouTube चैनल पे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले दोस्तों हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान का परिचय देखेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के सामान्य परिचय की बात हो रही है आज। देखिए आप पहला क्वेश्चन, अरावली किसका अवशेष है? अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? क्या अंगारा लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, 33 महासागर का अवशेष है या फिर लोरेशिया का अवशेष है? एक क्वेश्चन है, आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। मेरा पढ़ाने का ये जो तरीका है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों वाला, दोस्तों मैंने इसको चॉइस कर रखा है कि जब भी मैं डिटेल से पढ़ाना प्रारंभ करूं ना तो आपको दोस्तों प्रत्येक टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा या इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी सभी वीडियो क्लासें दोस्तों मैं अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देकर इस मॉक टेस्ट में जितनी भी बातें बताई जाती हैं उन सभी को दोस्तों पढ़ें और उसका अवबोध करें। उसके बाद में जैसे ही अपने ये मॉक टेस्ट की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, सभी विषयों के बारे में ठीक से अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से कंपटीशन एग्जाम्स के लगने का जो समय होता है ना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों इनका। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की तैयारी जांचने का सबसे अच्छा तरीका यही है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में वह दोस्तों क्वेश्चन तो पढ़ेगा ही कि क्वेश्चन के बारे में तो पढ़ेगा, इसके अलावा चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी के जो तीन ऑप्शन है ना इन तीनों ऑप्शनों के बारे में भी दोस्तों मैं गहन विश्लेषण करता हूं, यानी पूरा एनालिसिस करके बताता हूं मैं कि ये ऑप्शन किस लिए उपयोगी है या इस ऑप्शन से आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़े, रुचि बनाकर पढ़े। आइए दोस्तों, अरावली किसका अवशेष है? क्या अंगारा लैंड का है, गोंडवाना लैंड का है, 33 महासागर का है, लोरेशिया का है? अरावली पर्वतमाला के बारे में जानिए। सबसे पहले तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अरब सागर से होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरावली का जनक किसे कहते हैं? अरावली का जनक अरब सागर को कहते हैं या अरब सागर की बेटी किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, ऐसे कर्णवत फैली हुई है दोस्तों। वीणा के समान इसका आकार है। क्वेश्चन पूछ ले अरावली पर्वतमाला का आकार किस प्रकार का है? वीणा के समान है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताइए। ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है
और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। 692 में से कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, इसी अरावली के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला की सबसे सामान्य विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? यही अरावली है दोस्तों। यदि अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है तो सबसे नई पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय को दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वतमाला माना गया है। एंडीज पर्वतमाला को दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला माना गया है। अरावली को सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला माना गया है और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। अब आइए ऑप्शन पे, क्या अंगारा लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का, 33 सागर का, या लोरेशिया का? तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर और लोरेशिया, ये क्या है? इनके बारे में भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तब एक आग का गोला था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इस पर स्थल भागों और जलीय भागों का निर्माण होने लगा। अपनी संपूर्ण पृथ्वी एक स्थल भाग के रूप में बनी। उस स्थल भाग का नाम था पेंजिया और इसके चारों ओर एक विशाल जलराशि थी जिसे पेंथालासा महासागर कहा जाने लगा। आगे चलकर दोस्तों पेंजिया में विखंडन होने लगा। इस पेंजिया का विभाजन होने लगा तो पृथ्वी अनेक भागों में टूटी, यानी इस समय पृथ्वी दो स्थल भागों में टूट गई। अब पेंजिया का उत्तरी भाग तो बना अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड। इनके मध्य वाले भाग में दोस्तों 33 महासागर बना। कौन सा महासागर बना? 33 महासागर। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 महासागर, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। जो अपनी पृथ्वी के उत्तरी भाग के जो जितने भी देश है, जितने भी द्वीप है या महाद्वीपीय क्षेत्र है, वो अंगारा लैंड के बने हैं। जो दक्षिणी भाग है वो स्वाभाविक है गोंडवाना लैंड के बने हैं। इसके अलावा कुछ भाग ऐसे हैं जो दोस्तों 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। जैसे राजस्थान में खारे पानी की झीलें 33 सागर के स्थान पर ही बनी। हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति भी 33 सागर के स्थान पर ही मानी जाती है। तो अंगारा लैंड के दोस्तों भारत में कोई अवशेष है ही नहीं। अंगारा लैंड का भारत में कोई अवशेष है नहीं है। यदि भारत में नहीं है तो राजस्थान में इसका अवशेष कहां से आएगा? तो ये तो पहले ही हट गया कि अरावली अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है। गोंडवाना लैंड, हाँ ये आपका सही आंसर है। जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है ना, पूरा दक्षिणी भारत, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इस प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों अरावली जैसे तो पता नहीं कितने अखंड पर्वत है। जैसे अन्नामलाई की पहाड़ियां हो गई, नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, सतपुड़ा की पहाड़ियां हो गई, महादेव की पहाड़ियां हो गई, अमरकंटक की पहाड़ियां हो गई। ये जो सारी पहाड़ियां हैं दोस्तों अरावली सहित ये प्रायद्वीपीय भाग के ही हिस्से माने जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के ही हिस्से माने जाते हैं। अतः अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 33 सागर, राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो 33 सागर के अवशेष है। राजस्थान में उत्तर का विशाल मैदान 33 सागर के स्थान पर बना है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल कहते हो ना, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह दुनिया का सबसे आर्द्र मरुस्थल है थार का मरुस्थल। वो थार का मरुस्थल भी दोस्तों 33 सागर के स्थान पर ही बना है। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के स्थान पर बने हैं। 33 सागर के स्थान पर ही मरुस्थल बना है। और गोंडवाना लैंड का अवशेष एक तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है और एक भौतिक प्रदेश और है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। और इस हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, जहां पर हाड़ा वंश के शासकों का शासन था। तो हाड़ौती क्षेत्र और अरावली ये दो तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। इसके अलावा राजस्थान में 2 और भौतिक प्रदेश बच गए, एक मरुस्थल और एक उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दोनों 33 सागर के अवशेष हो गए। एक ऑप्शन क्या है इसमें? 33 सागर का ही पता चल गया, लोरेशिया। लोरेशिया दोस्तों इसी अंगारा लैंड को लोरेशिया कहा जाता है। अंगारा लैंड का दूसरा परिवर्तित नाम क्या है? लोरेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया? दोस्तों राजपुताना यानी राजपूतों की भूमि। दोस्तों पूत का मतलब होता है पुत्र, राज यानी राजा के पुत्र, तो राजा के पुत्रों से बना है दोस्तों राजपुताना शब्द। राजस्थान में दोस्तों पहले यदि आजादी से पहले देखा जाए तो 19 मुख्य रियासतें थी और उन रियासतों में दोस्तों राजा शासन करते थे। जैसे टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जो मेवाड़ रियासत थी वहां पर दोस्तों गोहिल वंश का शासन था या सिसोदिया वंश का शासन था। जो आमेर थी यहाँ पर कछवाहा राजवंश का शासन था।
अजमेर वाले क्षेत्र में दोस्तों चौहान राजवंश का शासन था। यादव रियासत राजस्थान की करौली थी, करौली राजस्थान की मुख्यतः यादव रियासत मानी जाती है। जाट रियासतें धौलपुर और भरतपुर मानी जाती हैं। राजस्थान में दो जाट रियासतें थी दोस्तों, एक तो धौलपुर और एक भरतपुर। भरतपुर के राजा सूरजमल है, जिन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो उस रियासत काल में दोस्तों जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया होती थी या जो सत्ता के जो अधिकार होते थे वो केंद्रीयकृत होते थे दोस्तों, यानी निरंकुश शासन चलता था दोस्तों। एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता के पूरे अधिकार होते थे। वह व्यक्ति राजा हुआ करता था। राजा ही न्याय करता था, यानी न्यायपालिका का काम करता था। राजा ही दोस्तों कार्यपालिका का काम करता था और राजा ही कानून निर्माण का काम करता था, यानी व्यवस्थापिका का काम करता था। तो ऐसी शासन व्यवस्था थी। उसी शासन व्यवस्था को दोस्तों राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजतंत्र। इसके विपरीत जहां जनता के हितों का ध्यान रखा जाए या लोकानुमुखी विकास कार्यों का ध्यान रखा जाए, ऐसी व्यवस्था को दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। इस शब्द का जरूर ध्यान रखना, इस विचारधारा का जरूर ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह विचारधारा किसने दी थी, कि शासन जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो अमेरिका के थे। तो राजपुताना में होता क्या था दोस्तों? राजपुताना में ऐसे होता था दोस्तों, जैसे तुम्हें यहां समझा दूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, राजा के दोस्तों जैसे मान लीजिए 4 बेटे हैं। राजा के कितने बेटे हैं? 4 बेटे। राजा की मृत्यु हो जाने के बाद में रिवाज ये होता था कि इनमें से इनका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो बड़ा बेटा होता था, वही राजा बनेगा। फिर दोस्तों जैसे मान लीजिए इस राजा के 2 बेटे हैं, समय निकलने के बाद में इस राजा की भी मृत्यु हो जाएगी, तो इसका जो बड़ा बेटा है वो क्या बनेगा दोस्तों? राजा बनेगा। इस प्रकार राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसी शासन व्यवस्था वाले क्षेत्र को कहा गया दोस्तों राजपूताना या राजतंत्र कहा गया। तो पूछ रहा है कि हमारे क्षेत्र को राजपूताना नाम किसने दिया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने इस शासन व्यवस्था का ठीक से अध्ययन किया और इसी शासन व्यवस्था के आधार पर इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया, राजस्थान को राजपूताना नाम दिया? क्या कर्नल जेम्स टोड ने दिया था? क्या विलियम फ्रैंकलिन ने दिया था? महर्षि वाल्मीकि ने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था? ये चारों ही नाम दोस्तों राजस्थान के इतिहासकारों से रिलेटेड है, या ये चारों ही ऐसे नाम है जिन्होंने दोस्तों राजस्थान को कोई ना कोई नाम जरूर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए कर्नल जेम्स टोड ने हमारे प्रदेश को राजस्थान कहा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे प्रदेश को राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान को रायथन भी कहा। रायथान या रायथन, रायथन या रायथान नाम राजस्थान को किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये जो विलियम फ्रैंकलिन थे ना, ये दोस्तों इस जॉर्ज थॉमस के मित्र थे। विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस के मित्र थे। जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन और जॉर्ज थॉमस, ये भारत में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो जानते हो ना? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसे पहले भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जरूर ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कौन सी ईस्वी सन में हुई थी? 1600 ईस्वी सन में हुई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम करते थे। अपने क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। ये कर्नल जेम्स टोड थे ना, ये दोस्तों इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कर्नल जेम्स टोड कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। वर्तमान में स्कॉटलैंड में इनका गांव आता है, इंग्लिस्टन शहर। जो जॉर्ज थॉमस थे ये दोस्तों आयरलैंड के रहने वाले थे। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कर्नल जॉर्ज थॉमस कहां के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे, जिनकी मृत्यु बीकानेर रियासत में हुई थी, यानी इनका मुख्य कार्य क्षेत्र बीकानेर में था। महर्षि वाल्मीकि के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि के बारे में क्वेश्चन बनता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर नाम दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान को मरुकांतर नाम किसने दिया है? महर्षि वाल्मीकि ने दिया है। महर्षि वाल्मीकि वो ही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने रामायण की रचना की थी।
रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो फिर महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। तो फिर रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। ध्यान रखना, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। बार बार स्थायी तरीके से याद करने के लिए वीडियो क्लास को बार बार देखते रहें। देखिए दोस्तों, विलियम फ्रैंकलिन के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? भाई ये जॉर्ज थॉमस के मित्र तो थे, ये बात तो सही है कि विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस के मित्र थे। दोस्तों जॉर्ज थॉमस की तो मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज थॉमस वो पहले आदमी थे जिन्होंने इस प्रदेश को मौखिक रूप से राजपूताना नाम दिया था। केवल मौखिक रूप से, यानी लिख के नहीं गए वो कहीं पर, या लेख प्रकाशित करके नहीं कहे गए कि ये प्रदेश राजपूताना है। इसको राजपूताना कहा किसने? फिर इनका जो मित्र है ना विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने दोस्तों जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में दोस्तों लिखित रूप से यह वर्णन मिला, या इन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत डीपली तैयारी कर रहे हैं, वो भी दोस्तों यहां पर गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कई बार राजस्थान दिवस पूछ लेता है, कभी राजस्थान स्थापना दिवस पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि संविधान में राजस्थान नाम से कब दर्ज किया गया, कभी ये पूछ लेता है एकीकरण के कौन से चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान दिवस क्या 1 नवंबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, या 25 मार्च को मनाया जाता है? सही आंसर बता देता हूं मैं आपको, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये बाकी डेट्स भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 26 जनवरी को राजस्थान को संविधान में दर्ज किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, और इस समय दोस्तों राजस्थान को राज्य के रूप में दर्ज किया गया, ख श्रेणी के राज्य के रूप में दर्ज किया गया, और राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई। 30 मार्च अपना क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। 25 मार्च 1948, इस समय राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण चल रहा था, और उस एकीकरण का नाम था दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। और वहां दोस्तों पहली बार हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना, एकीकरण के कौन से चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? दूसरे चरण में। किस नाम से? पूर्वी राजस्थान संघ से। कब हुआ था वो दूसरा चरण? 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो पहला चरण कौन सा था? पहला चरण दोस्तों मत्स्य संघ था, जिसमें 4 रियासतें थी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राजस्थान का आकार कैसा है? आकार के बारे में अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। राजस्थान की आकृति के बारे में अच्छे अच्छे बच्चे यहां भी दोस्तों कई बार गलती कर बैठते हैं। क्या राजस्थान का आकार चतुष्कोणीय है? नहीं। क्या पतंगाकार है? बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान का आकार पतंगाकार है। पतंगाकार की जगह आपको ऑप्शन में मिल सकता है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या फिर पतंगाकार है। चतुष्कोणीय क्या है? चतुष्कोणीय तो दोस्तों भारत का आकार है। भारत देश का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल जैसा जिला राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है। भाई कौन सा जिला है? राजस्थान का चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान है। प्याले नुमा, या इसे कहा जाता है अर्धचंद्राकार जिला। प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार जिला, ये राजस्थान के सीकर जिले को कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले का आकार कैसा है भाई? प्याले नुमा आकार है या अर्धचंद्राकार आकार है। घोड़े की नाल का जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है। राजस्थान का आकार कैसा है? राजस्थान का आकार पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजकार है, या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है।
आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार की आकृति देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? टी.एच. हेंडले था उस व्यक्ति का नाम। क्या नाम था उसका? टी.एच. हेंडले। और चतुष्कोणीय किसका आकार है? भारत का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। चारों ऑप्शन बहुत आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। क्या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या 3,034 वर्ग किलोमीटर है, या 38,401 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है? चारों ऑप्शन आपके लिए उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि चारों ऑप्शनों में जो क्षेत्रफल दिए गए ना, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल वाले क्षेत्र बन सकते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है। ये कौन से देश का क्षेत्रफल है? अपने देश भारत का क्षेत्रफल है। 38,401 किसका क्षेत्रफल है? ये दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्रफल है। ये किसका क्षेत्रफल है? जैसलमेर का। और 3,034 किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? ये दोस्तों राजस्थान के धौलपुर जिले का है। कौन से जिले का है? धौलपुर जिले का। अब मैंने इन्हीं जिलों का क्षेत्रफल क्यों लिखा भाई, या भारत का ही क्षेत्रफल क्यों लिखा? यहाँ पर धौलपुर का ही क्यों लिखा, जैसलमेर का ही क्यों लिखा? इनके अलावा और किसी का भी लिख सकता था। इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि इनके बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में। जैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया, तो पूछ लेगा राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ। ऐसे पूछ लेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। इसलिए धौलपुर और जैसलमेर का क्षेत्रफल आपको याद रखना ही है दोस्तों। धौलपुर का तो कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर का कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए कि कितनी है? क्या 3214 किलोमीटर है, क्या 826 किलोमीटर है, या 2933 किलोमीटर है, या फिर 869 किलोमीटर है? फिर ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारों के चारों ऑप्शन विस्तार से जुड़े हुए हैं। यानी इसमें जितने भी मैंने ये ऑप्शन रखे हैं ना चारों, ये या तो भारत का विस्तार है या फिर राजस्थान का विस्तार है। यानी है इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई या पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इनमें से दो ऑप्शन तो राजस्थान के हैं और दो ऑप्शन दोस्तों भारत के हैं। जैसे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर दोस्तों भारत की है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर क्या है दोस्तों? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की नॉर्थ से साउथ तक। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर क्या है? ये दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी सरक्रिक से लेकर अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक है दोस्तों ये लंबाई। और 869 किलोमीटर क्या है? 869 किलोमीटर राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, यानी कि पूर्व में धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक की जो लंबाई है वह 869 किलोमीटर है। राजस्थान में उत्तर यानी गंगानगर से लेकर दक्षिण में बांसवाड़ा तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूछ रहा है कि राजस्थान का जस्ट पूर्वी स्थान बताइए आप, एकदम पूर्वी स्थान कौन सा है? पूर्वी के साथ साथ दोस्तों आपसे ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पूर्वी बिंदु ही पूछे। भाई दक्षिणी बिंदु भी तो पूछ सकता है, पश्चिमी बिंदु भी पूछ सकता है, उत्तरी बिंदु भी पूछ सकता है। इसलिए राजस्थान और भारत दोनों के आपको दोस्तों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु याद ही रखने हैं। राजस्थान और भारत दोनों का दोस्तों आपको विस्तार ध्यान रखना ही है।
राजस्थान और भारत दोनों का दोस्तों आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ध्यान रखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। राजस्थान का पूर्वी बिंदु क्या कटरा है, क्या कोणा गांव है, बोरकुंड गांव है, या फिर सिलोन गांव है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इन स्थानों की स्थिति पता करें कि ये कहां स्थित है। कटरा गांव राजस्थान के जैसलमेर में है भाई। कटरा गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। कोणा गांव राजस्थान के गंगानगर जिले में है भाई। कौन से जिले में है? गंगानगर जिले में। बोरकुंड गांव राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। और सिलोन गांव राजस्थान के दोस्तों धौलपुर जिले में है। सिलोन गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। पहले ही बता चुका हूं तुम्हें कि राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो, यदि पूर्वी जिला धौलपुर है राजस्थान का, तो पूर्वी बिंदु भी धौलपुर जिले में होगा। सही आंसर हो गया सिलोन। राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में स्थित है और उस पूर्वी बिंदु का नाम है सिलोन गांव। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु बताइए। राजस्थान का यदि पश्चिमी जिला जैसलमेर है तो पश्चिमी जो बिंदु है वो जैसलमेर का ही कोई गांव होगा, उस गांव का नाम है दोस्तों कटरा। कटरा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है जो जैसलमेर की सम तहसील में है। कौन सी तहसील में है भाई? सम तहसील में। सम बहुत इंपॉर्टेंट तहसील है राजस्थान की। सम के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में वह स्थान बताइए जहां वर्षा सबसे कम होती है। ये सम ही है जैसलमेर का, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दोस्तों वनस्पति भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा, पूर्वी बिंदु सिलोन, बच गए ये दो। गंगानगर राजस्थान का उत्तरी जिला है तो उत्तरी बिंदु हो गया कोणा गांव, और बोरकुंड गांव राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, इसलिए बोरकुंड हो गया राजस्थान का दक्षिणी बिंदु जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अतः फिर से बता दूं मैं आपको, सिलोन से लेकर कटरा तक की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर वो है 869 किलोमीटर। उत्तर में कोणा गांव से दक्षिण में बोरकुंड गांव तक की जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। इन सब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में तो पता ही होगा आपको दोस्तों कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। यदि आप इन सभी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल पे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। भारत का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार, उसमें डिटेल से बताया गया है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये सभी जानकारियां दोस्तों मैंने वहां पर डाल रखी है। तो आप दोस्तों वहां पर अपने YouTube चैनल पे वीडियोस को देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं दोस्तों, या अपने जीके के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी एक बार के लिए मैं आपको शॉर्टकट में दोबारा बता देता हूं। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का पश्चिमी बिंदु है दोस्तों सरक्रिक गुजरात में। भारत का पूर्वी बिंदु है वालंगू अरुणाचल प्रदेश में। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल जम्मू कश्मीर। भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, या फिर दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, राजस्थान और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि वास्तविक रूप से पृथ्वी के गोलार्धों के आधार पर देखा जाए, वास्तविक स्थिति देखी जाए, तो भारत अथवा राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे उत्तर और पूर्व के जो बीच वाली दिशा होती है ना, उत्तर पूर्व दिशा, उस दिशा में स्थित है दोस्तों पृथ्वी पर। जैसे सर्कल बनाए ना दोस्तों, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर भारत है दोस्तों, तो भारत के अंदर तो राजस्थान है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है। तो सीधी सी बात है, जहां भारत स्थित होगा वहीं राजस्थान स्थित होगा। ये लो 4 दिशाओं में डिवाइड कर दीजिए, ये नॉर्थ दिशा हो गई और ये ईस्ट दिशा हो गई, इन दोनों के बीच में हो गई नॉर्थ ईस्ट दिशा।
तो राजस्थान और भारत इसी दिशा में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा। तो इस आधार पर या तो राजस्थान में कौन से देशांतर मिलेंगे आपको, यदि देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछे तो पूर्वी देशांतरों में मिलेगा राजस्थान, और अक्षांशों के आधार पर देखें तो राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में मिलेगा। मतलब राजस्थान ना तो पश्चिमी देशांतरों में है और ना ही राजस्थान दक्षिणी अक्षांशों में है। दो गोलार्ध राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए। यदि दक्षिणी अक्षांश का नाम आता है तो ऑप्शन को वहीं पर काट दीजिए, यदि पश्चिमी देशांतर का नाम आता है ऑप्शन में तो उसको वहीं पर काट दीजिए। राजस्थान आपको मिलेगा या तो अक्षांशों में पूछे तो उत्तरी अक्षांशों में, और देशांतरों में पूछे तो पूर्वी देशांतरों में। चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, ध्यान से समझे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, सबसे पहले तो आपको इसका सही सही जवाब बता देता हूं मैं आपको, या ऑप्शन के आधार पर ही चलो आप। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक प्रारंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से गुजरता है और 37 डिग्री 6 मिनट इंदिराकोल जम्मू कश्मीर से गुजरता है। लेकिन यदि आपसे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे, ये तो केवल आंशिक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी इसमें अभी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं किया गया है। यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लेंगे तो अपना अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्लियर है। अगला ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है ना, इस स्थान पर दोस्तों सरक्रिक स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? सरक्रिक स्थान है, जो गुजरात राज्य में है और भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित पॉइंट भी है। 97 डिग्री 25 मिनट दोस्तों वालांगू स्थान से गुजरता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का पूर्वी बिंदु है। ये भारत का पूर्वी बिंदु, ये भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार भी यहाँ क्लियर हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार भी यहाँ क्लियर हो गया। साथ में राजस्थान के भी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्लियर कर लेते हैं। जैसे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। हमें अपना सही जवाब मिल गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा में गुजरता है दोस्तों, बोरकुंड गांव से, और 30 डिग्री जो 12 मिनट है ये गंगानगर में कोड़ा गांव से गुजरता है। अगला ऑप्शन देखिए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये मिनट समझ रहे हो क्या? बार बार मिनट बोल रहा हूं मैं दोस्तों। ये देखो 69 ऊपर डिग्री लगी हुई है, 30 के ऊपर ये मिनट का चिन्ह लगा हुआ है। यदि ऊपर दोस्तों यदि एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा रहे ना, तब तो हो जाएगा मिनट का चिन्ह, और यदि डबल इन्वर्टेड कोमा का चिन्ह लगे ना तो हो जाएगा दोस्तों सेकंड का चिन्ह। ध्यान रखना, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये संकेत किसको दर्शाता है। मिनट को दर्शाता है, घंटे को दर्शाता है, सेकंड को दर्शाता है, चाल को दर्शाता है, समय को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। जो 69 डिग्री 30 मिनट है वो राजस्थान के जैसलमेर के कटरा गांव से गुजरता है, और जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है वो धौलपुर के सिलोन गांव से गुजरता है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार तो हो गया ये, भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया ये, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया ये, और भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया ये। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कौन से जिले के बीचों बीच से गुजरती है? ध्यान से पढ़े दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के बीचों बीच से गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा क्या डूंगरपुर के बीचों बीच से गुजरती है, प्रतापगढ़ के बीचों बीच से, या कुशलगढ़ के बीचों बीच से, या राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से? कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है।
राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। और यहीं पर राजस्थान में ही दोस्तों करक रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। पूछा जाता है राजस्थान में करक रेखा की लंबाई बताइए, 26 किलोमीटर है। करक रेखा के बारे में और ये ध्यान रखना आप, करक रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। अतः भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत उष्ण कटिबंध में आता है, उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है, दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और ध्यान रखना, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। करक रेखा का भारत में सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है और सबसे कम विस्तार त्रिपुरा राज्य में है। करक रेखा भारत में गुजरात से प्रवेश करती है और मिजोरम से निकास करती है। क्लियर है दोस्तों? राजस्थान में भी क्लियर कर लीजिए। राजस्थान में करक रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। राजस्थान में करक रेखा केवल 2 जिलों से गुजरती है, एक बांसवाड़ा से और एक प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से नहीं, डूंगरपुर से। एक बांसवाड़ा से और एक डूंगरपुर से। बांसवाड़ा जिले के तो दोस्तों बीचों बीच से गुजरती है। जो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि करक रेखा राजस्थान के कौन से जिले के बीचों बीच से गुजरती है, तो दोस्तों वह जिला बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से गुजरती है। दूसरा जिला जहां से करक रेखा गुजरती है वह जिला है दोस्तों डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। लेकिन ये डूंगरपुर के बीचों बीच से नहीं गुजरती दोस्तों। डूंगरपुर जिले का जो दक्षिणी भाग है ना, डूंगरपुर जिले की जो दक्षिणी सीमा, बस उस दक्षिणी सीमा को स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि करक रेखा राजस्थान के कौन से जिले के दक्षिणी भाग को स्पर्श करती हुई गुजरती है, या राजस्थान में करक रेखा कौन से जिले के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, या डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग को स्पर्श करती हुई गुजरती है। लेकिन करक रेखा बीचों बीच केवल बांसवाड़ा से गुजरती है। कुशलगढ़, यहां जिले के बारे में पूछा जा रहा है, शहर के बारे में नहीं पूछा जा रहा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है, जो करक रेखा के निकट स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया था राजस्थान का कौन सा शहर या राजस्थान का कौन सा तहसील हेडक्वार्टर करक रेखा के नजदीक स्थित है? कुशलगढ़ है। एक प्रतापगढ़ के बारे में ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का दोस्तों करक रेखा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करक रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है ना, माही नदी, वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के साथ साथ थोड़ी बहुत मतलब प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी बहती है। प्रतापगढ़ में मतलब वास्तविक रूप से तो नहीं बहती है नदी, लेकिन माही नदी की एक सहायक नदी है जाखम नदी। उस जाखम नदी का मुख्यतः प्रवाह क्षेत्र दोस्तों प्रतापगढ़ में है। और माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों काठल का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? काठल का मैदान या छप्पन का मैदान कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है? प्रतापगढ़ जिले में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या गोवा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या सिक्किम है? यह आपके लिए कंफ्यूज पैदा कर सकता है दोस्तों। यहां बहुत ही मतलब खतरनाक ऑप्शन है। ऐसे मान लीजिए राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यानी भारत के सबसे बड़े राज्य और छोटे राज्य दिए गए हैं यहां जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ऑप्शंस में। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से, क्वेश्चन की प्रकृति क्या कह रही है। जनसंख्या के बारे में तभी ऑप्शन का चॉइस करना है जब अगला जनसंख्या के बारे में पूछे। लिखेगा यहां 3 बार एग्जामिनर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ, या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताओ, या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताओ, तभी जनसंख्या वाला ऑप्शन चुनना है। बाकी गलती मत कर बैठना। यदि डायरेक्ट स्पष्ट ना करे ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ या जनसंख्या की दृष्टि से बताओ, और केवल डायरेक्ट ऐसा ही आंसर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ, तो बड़ा शब्द डायरेक्ट केवल बड़ा शब्द दोस्तों क्षेत्रफल की ओर इशारा करता है। इसलिए आपको क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान से पहले दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया
और मध्य प्रदेश कितना बड़ा राज्य था, उससे अलग करके एक अलग ही राज्य बना दिया, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हुआ ना, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो हो गया कम, और उस समय दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया बड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के विखंडन के कारण राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया या प्रथम स्थान पर आ गया। वह राज्य था मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण। और ऐसा कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया, और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया, सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया। देखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19 करोड़ 98 लाख, 19 करोड़ 98 लाख। सिक्किम की जनसंख्या है लगभग 6 लाख 10 हजार के आसपास। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह आपका गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं। जिसमें केवल कितने जिले हैं? 2 जिले। आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में सबसे कम जिले कौन से राज्य में है? गोवा राज्य में। न्यूनतम जिलों वाला राज्य गोवा। और भारत में सबसे ज्यादा राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा राज्य कौन से, भारत में सबसे ज्यादा जिले कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 11 की, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 71 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं? 71 जिले। अगला देखिए, प्रतापगढ़ जिले का गठन। प्रतापगढ़ जिले का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? प्रतापगढ़ जिले का गठन दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका गठन क्या सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, या प्रारूप समिति की सिफारिश पर है, या बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर है, या परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके माध्यम से मैं आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लायक 4 बड़े क्वेश्चन दे रहा हूं। ये चारों बड़े क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, या एग्जामिनर इनका बहुत ज्यादा रिवाइज करता है दोस्तों। ऐसे मान लीजिए आपके लिए दोस्तों ये गोल्ड साबित हो सकता है, खरा सोना साबित हो सकता है, आपकी सफलता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। चारों समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। प्रारूप समिति के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, या मसूदा कमेटी भी कहते हैं, या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसी प्रारूप समिति ने दोस्तों भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, प्रारूप समिति के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली देखिए, बलवंत राय मेहता समिति। ये वही बलवंत राय मेहता है जिन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही। किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था के? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन्होंने बताया था सबसे पहले कि पंचायती राज व्यवस्था में या स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण क्षेत्र में शासन के ये 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर इन्हीं की व्यवस्था को दोस्तों आगे चलकर स्वीकार किया गया था। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जनक यदि किसी समिति के नेता के बारे में पूछा जाए, या समिति के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, तो वो दोस्तों बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। वैसे यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, या भारत में पंचायती राज का पिता किसे कहा जाता है, दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। परमेश चंद्र कमेटी, इसी समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है जिसका गठन दोस्तों परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के सामान्य परिचय की एक छोटी सी क्लास आपके सामने मैंने रखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है दोस्तों
कि मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्णायक साबित हो सकते हैं, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।